क्या आप हर बार ट्रेडिंग करते वक्त कंफ्यूजन, डर और जल्दबाजी के शिकार हो जाते हैं? क्या कभी ऐसा लगा है कि बाजार आपके खिलाफ चलता है, चाहे आप कितनी भी मेहनत से रिसर्च करें? अब सोचिए, अगर आपके पास एक ऐसा सिस्टम हो जो बिना किसी भावनात्मक हस्तक्षेप के केवल लॉजिक, डेटा और नियमों पर आधारित होकर आपके लिए ट्रेड करे, तो कैसा होगा? आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सिस्टमैटिक ट्रेडिंग की, एक ऐसी नई और पावरफुल ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट मेथड की जिसे डिजाइन किया है पूर्व हेज फंड मैनेजर रॉबर्ट कार्वर ने। यह किताब आपको सिखाती है कि कैसे आप अपने इमोशंस को साइड में रखकर एक वैज्ञानिक सोच के साथ ऐसा ट्रेडिंग सिस्टम बना सकते हैं जो न केवल लॉन्ग टर्म में टिकाऊ हो बल्कि प्रॉफिटेबल भी हो। अगर आप ट्रेडिंग को एक प्रोफेशनल की तरह करना चाहते हैं, न कि शौकिया अंदाज में, तो ये वीडियो आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं उस खास सिस्टम की जो भावनाओं नहीं, लॉजिक और डेटा से चलता है। ये सिस्टम आपको बताएगा कि कैसे आप अपने ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट डिसीजन को 100% सिस्टमैटिक और साइंटिफिक बना सकते हैं। और हाँ, अगर आप पहली बार राइज विद विंग्स चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहां हम लाते हैं बेस्ट सेलिंग बुक्स की गहराई से समझाई गई हिंदी समरी, जो आपके सोचने और निवेश करने के तरीके को पूरी तरह बदल देगी। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इसमें छिपा है आपका ट्रेडिंग गेम बदलने वाला सिस्टम। तो चलिए शुरू करते हैं और आपको ले चलते हैं इस अनोखे सफर पर। चैप्टर 1, सिस्टमैटिक ट्रेडिंग क्या है? कल्पना कीजिए कि आप एक ऐसे ट्रेडर हैं जो हर बार इमोशंस में आकर कोई फैसला करता है, कभी डर के कारण सेल कर देता है, कभी लालच में आकर ज्यादा रिस्क ले लेता है। अब सोचिए एक ऐसे ट्रेडर की जो हर फैसले के लिए पहले से तैयार नियमों को फॉलो करता है, बिना घबराए, बिना भावनात्मक उलझन में फंसे और बिना किसी गट फीलिंग के। यही फर्क है डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग और सिस्टमैटिक ट्रेडिंग के बीच। और इस पहले चैप्टर में लेखक रॉबर्ट कार्वर इसी फर्क को बेहद सरल और गहराई से समझाते हैं। सिस्टमैटिक ट्रेडिंग का मतलब है एक ऐसा ट्रेडिंग अप्रोच जिसमें सारे निर्णय, बाय, सेल, रिस्क, पोजीशन साइज आदि पहले से तय किए गए नियमों और एल्गोरिदम पर आधारित होते हैं, न कि इंसानी भावनाओं या तात्कालिक निर्णयों पर। डिस्क्रेशनरी ट्रेडर हमेशा अपने फैसले इमोशन और गट फीलिंग से लेते हैं, हर बार नई स्थिति का विश्लेषण करते हैं। डिस्क्रेशनरी ट्रेडर्स में ज्यादा ह्यूमन एरर होते हैं, जबकि इसके विपरीत सिस्टेमिक ट्रेडर हमेशा फैसले प्री-डिफाइंड रूल्स से लेते हैं। वे हर स्थिति के लिए पहले से तैयार नियम पर काम करते हैं। सिस्टेमिक ट्रेडर्स में कम ह्यूमन एरर होते हैं, उनका पूरा सिस्टम डिसिप्लिन पर आधारित होता है। आइए समझते हैं कि सिस्टमैटिक ट्रेडर कैसे काम करता है। वो पहले एक स्ट्रैटेजी डिजाइन करता है, जैसे ट्रेंड फॉलोइंग, ब्रेकआउट, मीन रिवर्जन। फिर इस स्ट्रैटेजी को कोड या सॉफ्टवेयर में तब्दील करता है। यह सिस्टम लगातार मार्केट डेटा पढ़ता है, सिग्नल देता है और ट्रांजैक्शन करता है। इंसानी हस्तक्षेप लगभग ना के बराबर होता है। सिस्टमैटिक ट्रेडिंग क्यों बेहतर माना जाता है? आइए इसे विस्तार से समझते हैं। 1. इमोशन फ्री डिसीजंस। डर, लालच या घबराहट जैसी भावनाओं को सिस्टम फॉलो नहीं करता। 2. रिपीटेबिलिटी, हर बार एक जैसी सिचुएशन में एक जैसा निर्णय लिया जाता है। 3. डेटा ड्राइवन, यह अनुमान पर नहीं, डेटा पर आधारित होता है। 4. बैक टेस्टिंग पॉसिबल, आप यह देख सकते हैं कि सिस्टम ने पिछले सालों में कैसा परफॉर्म किया होता। सिस्टमैटिक ट्रेडिंग, कोई जादुई फॉर्मूला नहीं है जो हर बार प्रॉफिट देगा। यह एक ऐसा तरीका है जो लॉन्ग टर्म में स्थिरता, अनुशासन और नियंत्रण देता है। सिस्टमैटिक ट्रेडिंग एक साइंटिफिक अप्रोच है, पर सवाल यह है कि अगर सब कुछ सिस्टम और रूल से चलता है, तो क्या कोई भी व्यक्ति, चाहे उसे ट्रेडिंग का अनुभव हो या नहीं, एक सफल ट्रेडर बन सकता है? इस सवाल का जवाब और यह समझना कि क्या हर किसी के लिए एक ही सिस्टम काम करता है या नहीं, जानिए अगले चैप्टर में, जहां हम डिस्कस करेंगे कि वाई सिस्टमैटिक ट्रेडिंग वर्क्स, यानी यह सिस्टम असल में लंबे समय तक क्यों काम करता है और यह आपके ट्रेडिंग माइंडसेट को कैसे बदल सकता है। चैप्टर 2, सिस्टमैटिक ट्रेडिंग
काम क्यों करता है? आप सोच रहे होंगे, अगर ट्रेडिंग का इतना आसान फॉर्मूला है तो सभी लोग इसे क्यों नहीं अपनाते? असल में सिस्टमैटिक ट्रेडिंग सिर्फ एक तरीका नहीं, बल्कि ट्रेडिंग को देखने का पूरा नजरिया बदल देता है। रॉबर्ट कावर इस अध्याय में बताते हैं कि यह तरीका सिर्फ इसलिए नहीं चलता क्योंकि यह नया है, बल्कि इसलिए क्योंकि यह इंसानी गलतियों से मुक्त है और बार बार परखा जा चुका है। सिस्टमैटिक ट्रेडिंग क्यों काम करता है? आइए इसे बिंदुवार समझते हैं। एक, इमोशनल बायसेस को खत्म करता है। डर, लालच, ओवर कॉन्फिडेंस, ये सब ट्रेडिंग के सबसे बड़े दुश्मन हैं। सिस्टमैटिक ट्रेडिंग आपके ट्रेडिंग से इन सभी को पूरी तरह हटा देता है। आपने अक्सर सुना होगा, मार्केट गिर रहा है, सब बेच रहे हैं, मुझे भी बेच देना चाहिए। पर सिस्टम ट्रेड करेगा केवल तभी जब उसका रूल कहेगा, भले ही बाजार कितना भी गिर रहा हो। यह इमोशनल ट्रेडिंग को रिप्लेस करता है ठोस नियमों से। 2, डिसिप्लिन्ड एग्जीक्यूशन। सिस्टमैटिक ट्रेडिंग में कोई भी निर्णय इंपल्स से नहीं लिया जाता। हर एंट्री, एग्जिट, स्टॉप लॉस सब पहले से तय होते हैं। मतलब आप पैनिक में आकर अपनी पोजीशन नहीं काटते और ना ही लालच में आकर दोगुनी खरीदारी करते हैं। डिसिप्लिन ही सिस्टमैटिक ट्रेडिंग की रीढ़ है। 3, डेटा बेस्ड डिसीजन मेकिंग, फीलिंग नहीं, सिर्फ फैक्ट्स। सिस्टमैटिक ट्रेडिंग एक वैज्ञानिक प्रक्रिया की तरह काम करता है। यह पहले बैक टेस्ट किया जाता है, फिर रियल टाइम डेटा से खुद निर्णय लेता है। अगर सिस्टम कहता है खरीदो, तो वो कहने का कारण भी साबित कर सकता है, क्योंकि सब कुछ लॉजिक पर आधारित है। 4, रिपीटेबल एंड रिलायबल रिजल्ट्स। जब आप एक जैसी परिस्थिति में हर बार एक जैसा निर्णय लेते हैं, तब आप अपनी परफॉर्मेंस को ट्रैक और सुधार सकते हैं। यह कंसिस्टेंसी लाता है, जो प्रोफेशनल ट्रेडिंग की सबसे जरूरी चीज है। 5, लॉन्ग टर्म एज देता है। एक अच्छा सिस्टम लॉन्ग टर्म में मार्केट की अनिश्चितता से ऊपर उठकर काम करता है। यह ओवर टाइम प्रूव करता है कि मार्केट्स रैंडम नहीं, बल्कि पैटर्न्स और प्रोबेबिलिटीज पर आधारित होते हैं। सिस्टमैटिक ट्रेडिंग इन्हीं पैटर्न्स का फायदा उठाता है। सिस्टमैटिक ट्रेडिंग कोई जादू नहीं है। लेखक साफ कहते हैं, सिस्टमैटिक ट्रेडिंग आपको एकदम अमीर नहीं बना देगा अगर आपकी स्ट्रैटेजी खराब है या रिस्क मैनेजमेंट ढीला है। यह एक फ्रेमवर्क है जिसके जरिए आप बेटर डिसीजंस लेते हैं और बार बार वही गलतियां नहीं दोहराते। आइए इसे रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझें। सोचिए आपके पास एक कॉइन टॉस गेम है। हर बार अगर हेड आया तो आप 1 रुपया जीतते हैं, टेल आया तो 90 पैसे हारते हैं। अगर आप इमोशंस से खेलेंगे तो कभी भी छोड़ सकते हैं, डर के मारे। पर अगर आप इस गेम को नियम से बार बार खेलेंगे तो लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट में ही रहेंगे। सिस्टमैटिक ट्रेडिंग भी इसी लॉजिक पर चलता है। सिस्टमैटिक ट्रेडिंग सिर्फ पैसा कमाने का तरीका नहीं, यह एक सोचने का तरीका है। यह कहता है, खुद को हटाओ, सिस्टम को चलने दो। अब सवाल यह उठता है कि अगर सिस्टमैटिक ट्रेडिंग इतनी शानदार चीज है, तो क्या हर इंसान इसे फॉलो कर सकता है, या फिर हर ट्रेडर के लिए अलग सिस्टम बनाना जरूरी होता है? इसका जवाब जानने के लिए जुड़िए अगले अध्याय में। चैप्टर 3, आप किस तरह के ट्रेडर हैं? आप किस तरह के ट्रेडर हैं? आपने अब तक सीखा कि सिस्टमैटिक ट्रेडिंग क्या है और यह क्यों काम करता है। लेकिन असली सवाल अब शुरू होता है, क्या हर इंसान एक ही तरह का सिस्टमैटिक ट्रेडर बन सकता है? इस अध्याय में लेखक रॉबर्ट कार्वर बताते हैं कि सिस्टमैटिक ट्रेडिंग कोई वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच नहीं है। हर इंसान की सोच, पसंद, रिस्क लेने की क्षमता और बाजार को समझने का तरीका अलग होता है। इसलिए जरूरी है कि आप खुद को समझें, अपने अंदर के ट्रेडर को पहचानें। सबसे पहले जानिए, आपका ट्रेडिंग व्यक्तित्व कैसा है। रॉबर्ट कार्वर के मुताबिक हर ट्रेडर को खुद से ये 3 अहम सवाल पूछने चाहिए। नंबर 1, आप कितने रिस्क टॉलरेंट हैं? क्या आप जोखिम उठाने से डरते हैं या आप हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड के समर्थक हैं? सिस्टमैटिक ट्रेडिंग में रिस्क कंट्रोल सबसे जरूरी है, इसलिए खुद को आंकना बेहद जरूरी है। नंबर 2, आपके पास कितना समय है? क्या आप फुल टाइम ट्रेडिंग कर सकते हैं या सिर्फ वीकेंड पर सिस्टम डिजाइन करना चाहते हैं? आपके सिस्टम का डिजाइन आपके समय के हिसाब से होना चाहिए,
वरना आप खुद थक जाएंगे। नंबर 3, आप टेक्निकल हो या नॉन टेक्निकल। क्या आप प्रोग्रामिंग जानते हैं या एक्सेल तक सीमित हैं? आपको ऐसा सिस्टम बनाना होगा जो आपकी टेक्निकल स्किल के अनुसार हो, न कम न ज्यादा। 4 मुख्य प्रकार के सिस्टमैटिक ट्रेडर्स। रॉबर्ट कावर ने ट्रेडर्स को कुछ कैटेगरीज में बांटा है ताकि हर कोई खुद को समझ सके। नंबर 1, DIY सिस्टम बिल्डर, खुद सब कुछ डिजाइन करने वाले। खुद बैक टेस्टिंग करते हैं, कोडिंग जानते हैं। इन्हें हर चीज पर कंट्रोल चाहिए। नंबर 2, स्प्रेडशीट ट्रेडर्स। ये एक्सेल जैसे टूल्स में सिस्टम बनाते हैं। डेटा एनालिसिस पसंद है लेकिन प्रोग्रामिंग नहीं। नंबर 3, ब्लैक बॉक्स फॉलोअर्स। ये दूसरों के बनाए सिस्टम या सिग्नल्स को फॉलो करते हैं। खुद डिजाइन नहीं करते, बस नियमों पर भरोसा करते हैं। नंबर 4, हाइब्रिड ट्रेडर्स। इनमें कुछ हिस्सा डिस्क्रेशनरी होता है और कुछ सिस्टमैटिक। जैसे सिस्टम सिग्नल दे लेकिन अंतिम निर्णय इंसान ले। इस अध्याय का सबसे अहम संदेश यह है कि आपका सिस्टम आपके जैसा होना चाहिए, न कि मार्केट में सबसे फेमस सिस्टम जैसा। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी, क्षमता और संसाधनों को समझकर सिस्टम बनाएंगे, तभी आप उसे लंबे समय तक फॉलो कर पाएंगे। रियल लाइफ एग्जाम्पल। मान लीजिए आपके दोस्त ने एक हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग सिस्टम बनाया और प्रॉफिट कमा रहा है। आपने भी वही अपनाया, लेकिन आपको कोडिंग नहीं आती और हर अलर्ट पर रिएक्ट नहीं कर सकते। नतीजा? नुकसान। इसलिए ब्लाइंडली दूसरों के सिस्टम अपनाने से बेहतर है खुद के लिए उपयुक्त सिस्टम बनाना। रॉबर्ट कावर एक अहम बात कहते हैं, और वो ये कि सिस्टम बनाना तभी सफल होता है जब वह आपके ट्रेडिंग स्वभाव से मेल खाता हो। अब सोचने वाली बात यह है कि अगर हर ट्रेडर की पर्सनैलिटी अलग है, तो क्या सिस्टम भी पूरी तरह कस्टमाइज होना चाहिए? और सबसे अहम, एक मजबूत ट्रेडिंग सिस्टम डिजाइन करने की शुरुआत कैसे की जाए? इसका जवाब मिलेगा अगले अध्याय में। चैप्टर 4, बिल्डिंग योर ओन ट्रेडिंग सिस्टम। अपना खुद का ट्रेडिंग सिस्टम कैसे बनाएं? अब तक हमने सीखा कि सिस्टमैटिक ट्रेडिंग क्या है, यह क्यों काम करता है, और सबसे जरूरी, आप किस तरह के ट्रेडर हैं। अब समय आ गया है कि खुद का एक ऐसा ट्रेडिंग सिस्टम तैयार करें जो न सिर्फ बाजार को समझे, बल्कि आपके स्वभाव, समय और संसाधनों के साथ मेल खाता हो। लेकिन सवाल यह है कि क्या एक ट्रेडिंग सिस्टम बनाना रॉकेट साइंस है? बिल्कुल नहीं। रॉबर्ट कावर इस अध्याय में स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देते हैं जिससे आप खुद का सिस्टम बना सकते हैं, बिना किसी जादू, बिना किसी गेसवर्क के। स्टेप 1, डिफाइन योर ट्रेडिंग फिलॉसफी। सबसे पहले आपको खुद से पूछना होगा, आप किस टाइप के मार्केट में ट्रेड करना चाहते हैं? स्टॉक्स, कमोडिटी, फॉरेक्स या फ्यूचर्स? आपका उद्देश्य क्या है? शॉर्ट टर्म प्रॉफिट या लॉन्ग टर्म ग्रोथ? आप दिन में कितनी बार ट्रेड करना चाहते हैं? यह आपकी सिस्टम की आत्मा होगी जो आगे की सारी बनावट को तय करेगी। स्टेप 2, चूज योर ट्रेडिंग स्टाइल। यहां आपको चुनना होगा कि आप कौन सी ट्रेडिंग स्टाइल अपनाना चाहते हैं। नंबर 1, ट्रेंड फॉलोइंग। जब कोई स्टॉक ऊपर जा रहा हो तो उसे खरीदना, और जब नीचे जा रहा हो तो बेचना। नंबर 2, मीन रिवर्जन। जब स्टॉक की कीमत अपनी एवरेज से बहुत ऊपर या नीचे जाती है तो आप मानते हैं कि वह वापस एवरेज की ओर लौटेगा। नंबर 3, कैरी या आर्बिट्रेज। जब आप दो एसेट्स के बीच के रिलेशनशिप का फायदा उठाते हैं। सबसे जरूरी बात, एक समय में सिर्फ एक रणनीति चुनें। स्टेप 3, डिफाइन योर एंट्री एंड एक्सिट रूल्स। यह ट्रेडिंग सिस्टम का दिल होता है। आप कब बाजार में एंट्री करेंगे और कब बाहर निकलेंगे। एग्जाम्पल, अगर स्टॉक का 20 दिन का मूविंग एवरेज 50 दिन के एमए को क्रॉस करे, लक्ष्य खरीदने का संकेत। अगर वह नीचे जाए, शायद बेचने का संकेत। एंट्री और एग्जिट दोनों लॉजिक पर आधारित होने चाहिए, भावना पर नहीं। स्टेप 4, पोजीशन साइजिंग रूल्स की परिभाषा करें, यानी आप हर ट्रेड में कितना पैसा लगाएंगे। क्या आप हर बार फिक्स अमाउंट लगाएंगे या रिस्क के हिसाब से पैसा कम ज्यादा करेंगे? यह हिस्सा आपके सिस्टम को रिस्क से बचाता है और कैपिटल को सुरक्षित रखता है। स्टेप 5, बैक टेस्टिंग। सिस्टम को परखिए। क्या आपका सिस्टम बीते समय में चलता अगर आप उसे पहले लागू करते?
बैक टेस्टिंग का मतलब है अपने बनाए गए नियमों को पिछले 5 से 10 साल के डेटा पर चलाकर देखना। अगर लगातार अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, सिस्टम मजबूत है। अगर बार बार नुकसान होता है, सुधार की जरूरत है। याद रखिए, पास्ट परफॉर्मेंस सफलता की गारंटी नहीं है, लेकिन एक दिशा जरूर देता है। स्टेप 6, ऐड रिस्क मैनेजमेंट फिल्टर्स। अब आपके सिस्टम में जान आ चुकी है, लेकिन अगर इसमें रिस्क कंट्रोल नहीं है तो यह जल्द ही खत्म हो सकता है। स्टॉप लॉस कितना होगा? ड्रॉडाउन लिमिट कितनी होगी? एक समय में कितने ट्रेड खुले रहेंगे? रिस्क फिल्टर्स सिस्टम को टूटने से बचाते हैं और लंबे समय तक खेलने लायक बनाते हैं। स्टेप 7, ऑटोमेट इट अगर संभव हो। अगर आप टेक्निकल हैं तो सिस्टम को कोड कर सकते हैं ताकि वह खुद ट्रेड कर सके। नहीं तो एक्सेल, ट्रेडिंग व्यू या मेटा ट्रेडर जैसे टूल्स से सिग्नल जनरेट कर सकते हैं और मैन्युअली ऑन ऑर्डर डाल सकते हैं। ऑटोमेशन थकान, इमोशन और गलती को हटाता है। रॉबर्ट कार्वर बार बार कहते हैं, जितना ज्यादा सिंपल उतना ही ज्यादा टिकाऊ। जटिल सिस्टम जल्दी टूटते हैं, लेकिन सिंपल सिस्टम समय की कसौटी पर खरे उतरते हैं। मान लीजिए आप एक शेफ हैं और हर दिन बिना रेसिपी याद किए नई डिश बना रहे हैं। कभी स्वाद अच्छा आएगा, कभी खराब। लेकिन अगर आपके पास स्टेप बाय स्टेप रेसिपी हो तो आप हर बार एक जैसे अच्छे नतीजे पा सकते हैं। यही सिस्टमैटिक ट्रेडिंग है, एक रेसिपी फॉर सक्सेस। अब जब आपने अपना सिस्टम बना लिया है, तो क्या यह सही से काम कर रहा है? और क्या आप इसे असली पैसे से ट्राई कर सकते हैं? इसका जवाब मिलेगा अगले अध्याय में। चैप्टर 5, स्ट्रैटेजी डिजाइन, वो नियम जो सच में काम करते हैं। अब तक आपने सीखा कि सिस्टमैटिक ट्रेडिंग सिस्टम कैसे बनाया जाता है, लेकिन सिर्फ सिस्टम बना लेना काफी नहीं है। असली जादू तब होता है जब आपकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी ऐसे नियमों पर आधारित हो जो सच में लंबे समय तक काम करते हैं। इस अध्याय में रॉबर्ट कार्वर हमें सिखाते हैं कि ट्रेडिंग के नियमों को कैसे डिजाइन करें ताकि वो न सिर्फ तकनीकी रूप से सही हों, बल्कि वास्तविक मार्केट में टिके रह सके। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। नंबर 1, क्या सच में कोई नियम लंबे समय तक काम कर सकते हैं? मार्केट हमेशा बदलता है, तो सवाल उठता है, क्या कोई ट्रेडिंग रूल ऐसा है जो आज भी और 10 साल बाद भी काम करेगा? रॉबर्ट कार्वर कहते हैं, हाँ, अगर वो नियम सच्चे व्यवहारिक सिद्धांतों, मार्केट बिहेवियर पर आधारित हों, तो वो समय की कसौटी पर खरे उतर सकते हैं। नंबर 2, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में नियम कैसा होना चाहिए? एक अच्छा ट्रेडिंग नियम निम्नलिखित गुणों वाला होता है। सादा, सिंपल, जितना आसान उतना अच्छा। कोई भी नियम अगर बहुत ज्यादा पेचीदा है तो वह भविष्य में काम करना बंद कर सकता है। व्याख्या योग्य, एक्सप्लेनेबल, आप किसी को समझा पाएं कि यह नियम कैसे और क्यों काम करता है। क्योंकि बैक टेस्ट में अच्छा दिखा, यह कोई जवाब नहीं है। स्थिर, रोबस्ट, थोड़ी सी मार्केट बदलने पर भी वह नियम फेल ना हो। छोटे बदलावों से टूटने वाले नियम लंबे समय तक नहीं चलते। नंबर 3, कौन कौन से ट्रेडिंग नियम सच में काम करते हैं? रॉबर्ट कार्वर ने कुछ ऐसे सिद्धांत बताए जो दशकों से काम करते आ रहे हैं। ए ट्रेंड, फॉलोइंग, बाजार की दिशा में ट्रेड करो, जब बढ़ रहा हो खरीदो, जब गिर रहा हो बेचो। यह सिद्धांत समय की कसौटी पर खरा उतरा है। यह इंसानी मनोविज्ञान, फियर ग्रीड पर आधारित है। बी मीन रिवर्जन, कीमतें ज्यादातर समय अपनी औसत की ओर लौटती हैं। शॉर्ट टर्म के लिए असरदार, लेकिन ज्यादा अस्थिर भी। सी कैरी, जिन एसेट्स में ज्यादा रिटर्न देने की संभावना हो उन्हें होल्ड करो। करेंसी और फ्यूचर्स मार्केट में इसका अच्छा उपयोग होता है। डी वैल्यू फैक्टर्स, कम कीमत पर अंडर वैल्यूड चीजें खरीदना, जैसे कि पीई रेशियो कम हो। यह नियम खासकर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में काम करता है। नंबर 4, गलत नियमों से बचें। कार्वर बताते हैं कि बहुत से नियम सिर्फ ओवरफिटिंग होते हैं, यानी पुराने डेटा पर फिट तो दिखते हैं, लेकिन असली मार्केट में फेल हो जाते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ फ्रैजाइल रूल्स, अगर बुधवार को बारिश हो और आरएसआई 33 हो तो खरीदो। अगर एमएसीडी और बोलिंजर बैंड साथ में एक्स करें तो बेचो। ऐसे नियम दिखने में स्मार्ट लगते हैं, लेकिन असल में ये सिर्फ इत्तेफाक होते हैं, सिस्टम नहीं। नंबर 5,
हर नियम को 3 स्तर पर परखें। रॉबर्ट कावर कहते हैं कि कोई भी नियम अपनाने से पहले 3 सवाल पूछें। 1. डज इट मेक इंट्यूटिव सेंस? क्या ये नियम मार्केट साइकोलॉजी या लॉजिक से मेल खाता है? 2. डज इट वर्क अक्रॉस मार्केट्स एंड टाइम फ्रेम्स? क्या ये नियम अलग अलग एसेट्स और समय में भी काम करता है? 3. इज इट स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट? क्या बैक टेस्ट में ये नियम लगातार प्रॉफिट दे रहा है? अगर जवाब तीनों का हाँ है, तभी उस नियम को अपनाएं। रॉबर्ट कावर बार बार दोहराते हैं, कीप योर स्ट्रैटेजी सिंपल, स्ट्रांग एंड बेस्ड ऑन लॉजिक, नॉट लक। सिस्टमैटिक ट्रेडिंग का मकसद यह नहीं है कि आप एक दिन में करोड़पति बने। मकसद है कि आप नियमित, स्थिर और समझदारी से पैसे कमाएं। रियल लाइफ थॉट। सोचिए, अगर एक क्रिकेटर हर बॉल पर नया शॉट खेलने लगे, कभी स्कूप, कभी हेलीकॉप्टर, कभी रिवर्स स्वीप, तो क्या वो कंसिस्टेंट रन बना पाएगा? नहीं। जैसे क्रिकेट में बेसिक्स जरूरी है, वैसे ही ट्रेडिंग में भी सटीक और सरल नियम जरूरी है। अब जब आपके पास मजबूत नियम हैं, तो क्या आपका पूरा सिस्टम असली मार्केट में भी टिकेगा? और आप कैसे तय करेंगे कि सिस्टम को कब और कैसे सुधारना है? इसका जवाब मिलेगा अगले अध्याय में। चैप्टर 6, रिस्क मैनेजमेंट। सबसे पहले सर्वाइवल जरूरी है। अब तक आपने एक मजबूत ट्रेडिंग सिस्टम तैयार कर लिया है, नियम भी सेट कर दिए और बैक टेस्टिंग भी कर ली। लेकिन अब आता है सबसे जरूरी सवाल, क्या यह सिस्टम आपको जिंदा रख पाएगा? ट्रेडिंग की दुनिया में सर्वाइवल सफलता से ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आप बाजार में टिके नहीं रह सके, तो कमाया हुआ मुनाफा भी बेकार हो जाएगा। इस अध्याय में रॉबर्ट कावर बताते हैं कि रिस्क मैनेजमेंट कोई ऑप्शन नहीं, बल्कि जरूरत है। आइए जानते हैं इस अध्याय के सबसे अहम सबक, जो हर ट्रेडर के लिए जानना अनिवार्य है। नंबर 1, रिस्क इज नॉट जस्ट लॉस, इट्स अनसर्टेनिटी। बहुत लोग सोचते हैं कि रिस्क का मतलब होता है नुकसान, लेकिन असली अर्थ है रिजल्ट का अनिश्चित होना। जब आप नहीं जानते कि अगला ट्रेड कैसा होगा, वही असली रिस्क है। रॉबर्ट कावर बताते हैं कि हम रिस्क को खत्म नहीं कर सकते, लेकिन हम उसे सही तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। नंबर 2, रिस्क मैनेजमेंट की 3 मजबूत स्तंभ। ए, पोजीशन साइजिंग। आप हर ट्रेड में कितनी राशि लगाते हैं, यही आपके रिस्क का पहला कंट्रोल पॉइंट है। ज्यादा राशि ज्यादा रिस्क, बहुत कम राशि कम मुनाफा। स्मार्ट तरीका है रिस्क को प्रतिशत के रूप में तय करना, जैसे हर ट्रेड पर सिर्फ 1% कैपिटल रिस्क करूंगा। बी डाइवर्सिफिकेशन, सिर्फ एक एसेट या एक स्ट्रैटेजी पर निर्भर रहना शायद खतरे का न्योता। अपने पोर्टफोलियो को अलग अलग एसेट क्लास में बांटिए, जैसे स्टॉक्स, कमोडिटी, बॉन्ड्स, करेंसी। यह नियम आपको एक ट्रेड के फेल होने पर भी बर्बाद होने से बचाता है। सी ड्रॉडाउन कंट्रोल। ड्रॉडाउन यानी आपके पोर्टफोलियो का गिरना। मान लीजिए आपने 1 लाख से शुरुआत की और वो 80,000 पर आ गया, यानी 20% का ड्रॉडाउन। रॉबर्ट बताते हैं कि आपको मैक्सिमम ड्रॉडाउन की एक सीमा तय करनी होगी, और जैसे ही आपका सिस्टम उस स्तर तक पहुंचता है, आपको सिस्टम को रोककर रिव्यू करना चाहिए। नंबर 3, वॉलेटिलिटी को रिस्क मत समझो, उसे मेजर करो। वॉलेटिलिटी यानी कीमत का उतार चढ़ाव, ये एक संकेत है, खतरा नहीं। अगर एक स्ट्रैटेजी की वॉलेटिलिटी ज्यादा है, तो आप पोजीशन साइज घटाकर रिस्क कंट्रोल कर सकते हैं। रॉबर्ट इस चैप्टर में एक महत्वपूर्ण फॉर्मूला भी बताते हैं, रिस्क हश्याश वॉलेटिलिटी एक्स पोजीशन साइज। मतलब अगर वॉलेटिलिटी बढ़ती है तो आपको पोजीशन साइज कम करना होगा। नंबर 4, स्टॉप लॉस वर्सेस नो स्टॉप लॉस। क्या सही है? अक्सर सवाल उठता है, क्या स्टॉप लॉस लगाना चाहिए या नहीं? रॉबर्ट कावर का जवाब है हाँ, लेकिन लॉजिक के साथ, यानी सिर्फ भावनाओं से नहीं, एक नियम के साथ। आपको अपने सिस्टम में एक ऐसा मैकेनिज्म चाहिए जो यह तय करे कि कब बाहर निकलना है, चाहे वो टाइम बेस्ड हो या लॉजिक बेस्ड। नंबर 5, हाउ टू कैलकुलेट रिस्क एक्सपोजर प्रैक्टिकली। रॉबर्ट बताते हैं कि हर स्ट्रैटेजी का एक रिस्क वेट होना चाहिए, जिससे आप जान सकें कि कौन सी स्ट्रैटेजी या एसेट कितनी रिस्क ले रही है। फॉर एग्जाम्पल, स्ट्रैटेजी ए 0.5% रिस्क, स्ट्रैटेजी बी 1.5% रिस्क, टोटल पोर्टफोलियो।
रिस्क अहोडेस 2%। इस तरह आप पूरे सिस्टम पर नजर रख सकते हैं और रिस्क ओवरलोड नहीं होने देंगे। नंबर 6, गोल्डन रूल, रिस्क पहले प्रॉफिट बाद में। रॉबर्ट बार बार इस बात पर जोर देते हैं, नेवर ऑप्टिमाइज फॉर प्रॉफिट, ऑलवेज ऑप्टिमाइज फॉर सर्वाइवल। कई लोग ज्यादा मुनाफे के चक्कर में सब कुछ खो बैठते हैं, लेकिन एक स्मार्ट ट्रेडर वो है जो रिस्क पहले सोचता है, प्रॉफिट बाद में। मान लीजिए आप एवरेस्ट चढ़ने निकले हैं, लेकिन आपने ऑक्सीजन सिलेंडर, रस्सी और बैकअप लिए ही नहीं। तो सवाल ये नहीं है कि आप छोटी तक पहुंचेंगे या नहीं, सवाल है कि क्या आप जिंदा वापस आ पाएंगे। ट्रेडिंग भी ऐसा ही है। रिस्क टूल्स के बिना आप बाजार में जिंदा नहीं रह सकते। आपने रिस्क कंट्रोल करना तो सीख लिया है, लेकिन क्या आपका सिस्टम मार्केट में कंसिस्टेंटली काम कर रहा है? और जब नहीं करता, तो आप कैसे पहचानेंगे कि उसमें बदलाव करने का समय आ गया है? इसका जवाब मिलेगा अगले अध्याय में। चैप्टर 7, एग्जीक्यूशन और टेक्नोलॉजी, ट्रेडिंग में टेक्नोलॉजी और एग्जीक्यूशन का सही प्रयोग। हमने अब तक सीखा कि सिस्टमैटिक ट्रेडिंग क्या है, रिस्क मैनेजमेंट कैसे करें और स्ट्रेटेजिक डिजाइन के नियम क्या हैं। लेकिन अगर आपका सिस्टम सही है, नियम सही है, और फिर भी आप उसे सही तरीके से लागू नहीं कर पा रहे, तो सब कुछ बेकार है। एग्जीक्यूशन एंड टेक्नोलॉजी के इस अध्याय में रॉबर्ट कावर हमें बताते हैं कि सिस्टम को सही तरीके से कैसे चलाना है और कैसे टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल ट्रेडिंग को और भी प्रभावी बना सकता है। नंबर 1, एग्जीक्यूटन, सिस्टम को सही तरीके से चलाना। आपका सिस्टम एक अच्छी कार की तरह है, लेकिन अगर कार ड्राइव नहीं हो रही तो उसकी कीमत क्या है? इसी तरह एक अच्छी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी अगर सही तरीके से एग्जीक्यूट नहीं हो रही तो कोई फायदा नहीं। ए स्पीड मैटर्स, मार्केट मूव्स फास्ट, सो यू नीड टू एग्जीक्यूट फास्टर। अगर आपने ट्रेडिंग सिग्नल को पहचान लिया है तो उसे जल्दी से एग्जीक्यूट करना जरूरी है। स्लिपेज, यानी जो कीमत आपने सोची थी वो वक्त रहते बदल जाती है। यही कारण है कि एग्जीक्यूशन स्पीड का कोई वैल्यू नहीं होता अगर आप ट्रेड को तुरंत नहीं डाल पा रहे। बी ऑर्डर टाइप्स, मार्केट वर्स लिमिट ऑर्डर्स। मार्केट ऑर्डर्स ये तुरंत ही आपको बेचना या खरीदना देते हैं, लेकिन कीमत थोड़ी बदल सकती है। लिमिट ऑर्डर्स ये निश्चित कीमत पर ही आपको व्यापार करते हैं, लेकिन इसमें थोड़ी देरी हो सकती है। सुझाव, रॉबर्ट कावर का कहना है कि आपको दोनों के बीच सही संतुलन चाहिए ताकि ट्रेड भी हो जाए और कीमत भी आपके कंट्रोल में रहे। नंबर 2, टेक्नोलॉजी, तकनीक का सही इस्तेमाल। अब बात करते हैं टेक्नोलॉजी की, जो आपके ट्रेडिंग सिस्टम को और भी बेहतर बना सकती है। तकनीक के बिना सिस्टम की क्षमता पूरी तरह से काम नहीं कर सकती। अब बैक टेस्टिंग सॉफ्टवेयर। बैक टेस्टिंग आपको यह देखने का मौका देता है कि आपका सिस्टम पिछले डेटा पर कैसे काम करता है। रॉबर्ट का कहना है, बैक टेस्टिंग से आपको यह समझने में मदद मिलती है कि आपकी रणनीति सच्ची मार्केट की स्थितियों में कितनी प्रभावी हो सकती है। बी रियल टाइम डेटा फीड्स। एक्यूरेट एंड टाइमली डेटा इज द लाइफ ब्लड ऑफ योर ट्रेडिंग सिस्टम। लाइव डेटा फीड्स के बिना आपको बाजार की असल स्थिति का सही अंदाजा नहीं हो सकता। रॉबर्ट का सुझाव है कि अच्छे डेटा प्रोवाइडर्स से जुड़ें, जो आपको वास्तविक समय की जानकारी दे सकें। सी ऑटोमेशन टूल्स। व्हाई वेस्ट टाइम व्हेन यू कैन ऑटोमेट? ऑटोमेशन आपको कई सिस्टम्स को एक साथ मॉनिटर करने की अनुमति देता है। जैसे ट्रेडिंग बॉट्स आपके लिए ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तकनीकी दृष्टिकोण से ऑटोमेटेड एग्जीक्यूशन सिस्टम्स से आपकी एरर दर कम हो सकती है और गति बढ़ सकती है। डी क्लाउड बेस्ड सिस्टम्स। क्लाउड सिस्टम्स मेक योर ट्रेडिंग स्केलेबल एंड फ्लेक्सिबल। क्लाउड आधारित सिस्टम आपके ट्रेडिंग को कहीं से भी रिमोट एक्सेस करने की सुविधा देते हैं। ये सिस्टम्स ज्यादा स्केलेबल होते हैं और आपको स्टोरेज इश्यूज का सामना नहीं करना पड़ता। नंबर 3, ट्रेडिंग एल्गोरिदम्स, ऑटोमेटेड डिसीजन मेकिंग। कार्वर हमें बताते हैं कि कैसे एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग यानी ऑटोमेटेड निर्णय लेने वाली तकनीक आपको सही वक्त पर सही निर्णय लेने में मदद करती है। आपका सिस्टम डेटा को समझता है, उसे प्रोसेस करता है और फिर आपके लिए ट्रेड को एग्जीक्यूट करता है बिना आपकी सहभागिता के। लेकिन यह केवल
एक अच्छा एल्गोरिदम बनाकर संभव है जो मार्केट के पैटर्न और वॉलेटिलिटी को समझे। नंबर 4, स्लिपेज और एग्जीक्यूशन कॉस्ट्स। क्या आप इन्हें कंट्रोल कर पा रहे हैं? कार्वर का मानना है कि ट्रेडिंग के एग्जीक्यूशन कॉस्ट्स को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। स्लिपेज, कमीशंस और फीस, इन सब का आपकी कमाई पर सीधा असर पड़ता है। स्लिपेज का मतलब है कि आपने जो कीमत तय की थी वो ट्रेड को एग्जीक्यूट करते समय थोड़ी बदल सकती है। क्या आप अपनी एग्जीक्यूशन कॉस्ट और स्लिपेज को ठीक से मॉनिटर कर पा रहे हैं? रॉबर्ट का सुझाव है कि एग्जीक्यूशन क्वालिटी और कॉस्ट्स को कम करने के लिए आप नए और बेहतर ब्रोकर्स से जुड़ सकते हैं। नंबर 5, क्या यह लेने के लिए लगता है कि एक प्रणाली को प्रभावी ढंग से चलाने के लिए? कावर बताते हैं कि सिर्फ अच्छे नियम और अच्छी टेक्नोलॉजी का होना काफी नहीं है। इफेक्टिव एग्जीक्यूशन के लिए आपको रिलायबल कनेक्टिविटी, कंसिस्टेंट डेटा फीड्स, फास्ट एग्जीक्यूशन सिस्टम्स, लो लेटेंसी, सभी इन पहलुओं पर ध्यान देना होगा। कोई भी सिस्टम फेल हो सकता है अगर तकनीकी आधार पर कुछ गड़बड़ी हो जाए। नंबर 6, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, तकनीकी सुधार कभी नहीं रुकता। कावर हमें याद दिलाते हैं कि एग्जीक्यूशन और तकनीक का इस्तेमाल इवॉल्विंग प्रोसेस है। मार्केट बदलते रहते हैं और इसलिए आपको अपनी तकनीक को भी सुधारना चाहिए। इवन इफ योर सिस्टम वर्क्स वेल टुडे, इट माइट नॉट वर्क टुमारो अनलेस यू कंटिन्यूअसली इंप्रूव इट। अब जब आपने एग्जीक्यूशन और टेक्नोलॉजी के महत्व को समझ लिया है, तो क्या आपका सिस्टम बेहतर तरीके से काम कर रहा है? और क्या आप इसे लगातार अपडेट कर पा रहे हैं? इसका जवाब मिलेगा अगले अध्याय में। चैप्टर 8, बैक टेस्टिंग और ऑप्टिमाइजेशन, सटीकता के साथ परीक्षण और सुधार। अब तक आपने सीखा कि एक सिस्टमैटिक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को कैसे डिजाइन किया जाए, रिस्क मैनेजमेंट कैसे किया जाए और एग्जीक्यूशन टेक्नोलॉजी के बारे में जाना। लेकिन क्या यह सब काफी है? नहीं, एक अच्छा ट्रेडिंग सिस्टम बनाना ही काफी नहीं है। उसके प्रदर्शन की सटीकता को भी परखना और सुधारना बेहद जरूरी है। यही काम करता है बैक टेस्टिंग और ऑप्टिमाइजेशन। इस अध्याय में रॉबर्ट कावर हमें बताते हैं कि बैक टेस्टिंग का मतलब क्या होता है और ऑप्टिमाइजेशन कैसे आपके सिस्टम को और भी बेहतर बना सकता है। आइए जानते हैं इस अध्याय के प्रमुख बिंदु जो आपके ट्रेडिंग को और भी सटीक बनाएंगे। नंबर 1, व्हाट इज बैक टेस्टिंग? क्या है बैक टेस्टिंग? बैक टेस्टिंग का मतलब है आपके ट्रेडिंग सिस्टम को ऐतिहासिक डेटा पर परखना, यह जानने के लिए कि यह पिछले मार्केट कंडीशंस में कैसा प्रदर्शन करता। ए, रियल वर्ल्ड टेस्टिंग। बैक टेस्टिंग का मुख्य उद्देश्य यह देखना है कि क्या आपका सिस्टम वास्तविक दुनिया में काम करेगा या नहीं। क्या आपके सिस्टम की ट्रेडिंग रणनीतियां मार्केट के उतार चढ़ाव को सही तरीके से समझ पाती हैं? क्या यह सिस्टम वक़्त के साथ अपने प्रदर्शन में सुसंगत रहेगा? बी, हिस्टोरिकल डेटा यूसेज। बैक टेस्टिंग के लिए आपको पुराने डेटा की जरूरत होती है, लेकिन ध्यान रखें, आपके सिस्टम को केवल ऐतिहासिक डेटा पर नहीं चलाना चाहिए, बल्कि वह लाइव मार्केट सिचुएशन में भी काम कर सके, यह जरूरी है। नंबर 2, हाउ टू बैक टेस्ट योर सिस्टम। बैक टेस्ट कैसे करें? बैक टेस्टिंग की प्रक्रिया में कई स्टेप्स होते हैं जिन्हें ध्यान से करना जरूरी है। ए, डेटा कलेक्शन। सही डेटा का होना बहुत जरूरी है। गलत या अधूरा डेटा आपके सिस्टम को गलत तरीके से परखा सकता है। आपको हिस्टोरिकल डेटा जैसे ओपन, हाई, लो, क्लोज प्राइसेस की जरूरत होती है और ट्रेडिंग वॉल्यूम भी बहुत महत्वपूर्ण है। बी, इंप्लीमेंट योर स्ट्रैटेजी। अब अपनी रणनीति को हिस्टोरिकल डेटा पर लागू करें। रॉबर्ट का कहना है कि सिस्टम को जितना ज्यादा सरल रखा जाए उतना बेहतर होता है। शुरुआत में बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजीज से बचें। सी, इवैल्यूएट द रिजल्ट्स। परिणामों का विश्लेषण करना बहुत जरूरी है। क्या आपके सिस्टम ने अच्छे रिटर्न्स दिए हैं? ड्राउन डाउन, शार्प रेशियो, प्रॉफिट फैक्टर जैसे प्रमुख मापदंडों पर विचार करें। सबसे महत्वपूर्ण, क्या आपकी रणनीति पर लंबे समय तक काम करने का दम है? नंबर 3, ऑप्टिमाइजेशन, सिस्टम को सुधारना। अब बात करते हैं ऑप्टिमाइजेशन की। क्या आपके सिस्टम को बैक टेस्टिंग के बाद और भी सुधारा जा सकता है? ए, व्हाट इज ऑप्टिमाइजेशन?
ऑप्टिमाइजेशन का मतलब है अपने सिस्टम के पैरामीटर्स को फाइन ट्यून करना ताकि वह और भी बेहतर काम करे। यह पैरामीटर्स जैसे पोजीशन साइज, एंट्री एग्जिट रूल्स या स्टॉप लॉस लेवल्स हो सकते हैं। बी, अवॉइड ओवरफिटिंग। ओवरफिटिंग का मतलब है कि आप अपने सिस्टम को इतने ज्यादा हिस्टोरिकल डेटा पर फिट कर देते हैं कि वह लाइव मार्केट में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाता। ओवरफिटिंग से बचने के लिए अपने सिस्टम को केवल हिस्टोरिकल डेटा पर ही न चलाएं। आपको आउट ऑफ सैंपल टेस्टिंग भी करनी चाहिए, जहां आप अपने सिस्टम को एक अलग डेटा सेट पर परखते हैं। सी, ऑप्टिमाइजेशन प्रोसेस। पैरामीटर रेंज। क्या आपके सिस्टम के पैरामीटर्स का सही चयन हुआ है? ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिथम। आपको यह तय करना होगा कि कौन से ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिदम्स का उपयोग करें, जैसे जेनेटिक एल्गोरिदम्स, मोंटे कार्लो सिमुलेशंस या ग्रिड सर्च। रिजल्ट एनालिसिस। ऑप्टिमाइज सिस्टम को एवेलुएट करना और देखना कि क्या नए पैरामीटर्स ने वास्तव में सुधार किया है या नहीं। नंबर 4, लिमिटेशंस ऑफ बैक टेस्टिंग। बैक टेस्टिंग की सीमाएं। बैक टेस्टिंग और ऑप्टिमाइजेशन बेहद जरूरी हैं, लेकिन इनके कुछ लिमिटेशंस भी हैं जिन पर ध्यान देना जरूरी है। डेटा क्वालिटी। सही और सही टाइम पर डेटा का होना बेहद महत्वपूर्ण है। गलत डेटा पर बैक टेस्टिंग करने से आपके सिस्टम की गलत जानकारी मिल सकती है। बी, सर्वाइवरशिप बायस। इसका मतलब है कि पुरानी कंपनियों या स्टॉक्स को सिस्टम से बाहर कर देना जिनका अब अस्तित्व नहीं है। यह बैक टेस्टिंग में गलत परिणाम दे सकता है। सी, चेंजिंग मार्केट कंडीशंस। मार्केट समय समय पर बदलता रहता है और जो सिस्टम एक समय में अच्छा काम करता है वो हमेशा नहीं करेगा। बैक टेस्टिंग सिर्फ हिस्टोरिकल कंडीशंस पर आधारित होता है जो फ्यूचर मार्केट कंडीशंस से मेल नहीं खा सकते। नंबर 5, इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरवर्ड टेस्टिंग। फॉरवर्ड टेस्टिंग का महत्व। बैक टेस्टिंग के बाद फॉरवर्ड टेस्टिंग का महत्व समझिए, जहां आप अपने सिस्टम को रियल टाइम कंडीशंस में परखते हैं। फॉरवर्ड टेस्टिंग इज योर सिस्टम्स रियल एग्जाम। इस स्टेप में आप अपने सिस्टम को डेमो अकाउंट्स या स्मॉल रियल मनी के साथ टेस्ट करते हैं ताकि आप देख सकें कि वह लाइव मार्केट कंडीशंस में कैसा काम करता है। अब जब आपने बैक टेस्टिंग और ऑप्टिमाइजेशन के बारे में सीखा, तो क्या आप अपने सिस्टम को ठीक से परखने के लिए तैयार हैं? और क्या आप जान पाए कि आगे चलकर आपको सुधार करने की आवश्यकता होगी? इसका जवाब मिलेगा अगले अध्याय में। चैप्टर 9, मॉनिटरिंग एंड इंप्रूविंग द सिस्टम। सिस्टम की निगरानी और सुधार। अब तक हमने बैक टेस्टिंग और ऑप्टिमाइजेशन के बारे में जाना। आपने अपना सिस्टम डिजाइन किया, टेस्ट किया और ऑप्टिमाइज किया। लेकिन क्या आप सोचते हैं कि सिस्टम को एक बार लागू करने के बाद काम खत्म हो गया? नहीं, अब असली काम शुरू होता है, सिस्टम की निगरानी और उसे लगातार सुधारना। इस अध्याय में रॉबर्ट कावर बताते हैं कि कैसे आप अपने ट्रेडिंग सिस्टम को मॉनिटर कर सकते हैं और कभी न रुकने वाले सुधार की प्रक्रिया को अपनाकर उसे और भी बेहतर बना सकते हैं। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। जैसा कि कार्वर कहते हैं, एक सिस्टम जो काम करता है वह हमेशा काम नहीं करेगा। मार्केट में हमेशा बदलाव होते रहते हैं और इसलिए आपको अपने सिस्टम को लगातार मॉनिटर करना होता है। रियल टाइम, प्रो मंथ्सू ट्रैकिंग, फो मंथ्सू मैट्रिक्स, जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस, P&L, शार्प रेशो, ड्रॉडाउन आदि को नियमित रूप से ट्रैक करना जरूरी है। आपके सिस्टम का रियल टाइम परफॉर्मेंस आपकी रणनीति की एफिशिएंसी को साफ दिखाता है। क्या आपका सिस्टम सही दिशा में जा रहा है या कहीं गड़बड़ी है? बी, डिटेक्टिंग प्रॉब्लम्स अर्ली। यदि आपकी स्ट्रैटेजी उम्मीद के मुताबिक काम नहीं कर रही, तो जल्द से जल्द समस्या का पता लगाना जरूरी है। उदाहरण के लिए, अगर आपका सिस्टम एक्सेसिव ड्रॉडाउन्स दिखा रहा है या आपके ट्रेड्स ज्यादा स्लिपेज का सामना कर रहे हैं, तो यह संकेत है कि कुछ गलत हो सकता है। नंबर 2, इंप्रूविंग द सिस्टम। सिस्टम में सुधार कैसे करें? सिस्टम को मॉनिटर करने के बाद यह जानना भी जरूरी है कि उसे सुधारने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं। एडजस्टिंग पैरामीटर्स। जैसे जैसे मार्केट बदलता है, आपके सिस्टम को भी बदलने की आवश्यकता होती है।
ट्रेडिंग पैरामीटर्स जैसे स्टॉप लॉस लेवल्स, एंट्री और एक्सिट रूल्स को समय समय पर एडजस्ट करना होता है। फैक्टर्स: आपकी सिस्टम में नई जानकारी और नए टूल्स को शामिल करना महत्वपूर्ण हो सकता है। कावर का सुझाव है कि आपको एडवांस टेक्निकल इंडिकेटर्स और मार्केट सेंटिमेंट जैसे पहलुओं को जोड़ने की कोशिश करनी चाहिए। सी फोकस ऑन लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी। सुधार केवल शॉर्ट टर्म रिजल्ट्स पर आधारित नहीं होना चाहिए। लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी की ओर ध्यान दें और सुनिश्चित करें कि आपके सुधार आपके सिस्टम की स्थिरता और दीर्घकालिक प्रदर्शन को बेहतर बनाते हैं। नंबर 3, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। सुधार एक निरंतर प्रक्रिया है। रॉबर्ट कावर हमें याद दिलाते हैं कि ट्रेडिंग सिस्टम का सुधार कभी रुकना नहीं चाहिए। ट्रेडिंग इज नॉट अ वन टाइम सेटअप, इट्स एन ऑनगोइंग प्रोसेस। ए, अडैप्ट टू चेंजिंग मार्केट कंडीशंस। मार्केट हमेशा बदलता रहता है और इसलिए आपको अपने सिस्टम को भी मार्केट कंडीशंस के अनुसार अपडेट करना होगा। उदाहरण के लिए, यदि बाजार में ज्यादा वॉलेटिलिटी आ रही है, तो आपके रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज को पुनः देखने की जरूरत हो सकती है। बी लर्निंग फ्रॉम मिस्टेक्स। क्या आपके सिस्टम से कभी गलत ट्रेड हुए हैं? रॉबर्ट का कहना है कि मिस्टेक्स से सीखना और उनका सही उपयोग करना बहुत महत्वपूर्ण है। जब आपका सिस्टम लॉसेस दिखाता है, तो उसे अपने सिस्टम के सुधार के रूप में देखिए। मिस्टेक्स को लर्निंग अपॉर्चुनिटीज में बदलने से आपका सिस्टम और मजबूत बन सकता है। नंबर 4, मॉनिटरिंग टूल्स। निगरानी के लिए टूल्स। अब बात करते हैं कुछ ऐसे टूल्स की जिनकी मदद से आप अपने सिस्टम को प्रभावी तरीके से मॉनिटर कर सकते हैं। ट्रेड जर्नल्स। ट्रेड जर्नल्स का इस्तेमाल करें ताकि आप हर ट्रेड का विस्तृत रिकॉर्ड रख सकें। इसमें आप ट्रेड का रीजन, एंट्री पॉइंट, एग्जिट पॉइंट और रिजल्ट नोट कर सकते हैं। इससे आपको यह समझने में मदद मिलती है कि आपकी रणनीतियां कब सही थीं और कब नहीं। बी ऑटोमेटेड मॉनिटरिंग टूल्स। कई ऑटोमेटेड टूल्स हैं जो आपके सिस्टम को 24 घंटे मॉनिटर कर सकते हैं। ये टूल्स आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस को रियल टाइम ट्रैक करते हैं और आपको अलर्ट्स भेज सकते हैं जब कुछ सही नहीं हो रहा हो। सी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस सॉफ्टवेयर। यदि आप अपने ट्रेड्स का स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करना चाहते हैं, तो एडवांस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करें। ये सॉफ्टवेयर आपके द्वारा किए गए ट्रेड्स और उनके रिजल्ट्स का एनालिसिस करके आपको इंप्रूवमेंट सजेशंस देते हैं। नंबर 5, इवैल्यूएटिंग सक्सेस। सफलता का मूल्यांकन कैसे करें? कभी-कभी हम सोचते हैं कि हमारा सिस्टम सही तरीके से काम कर रहा है, लेकिन क्या यह सच में सफल है? कार्वर का कहना है कि सफलता का ट्रू मेजर केवल आपके लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस से होता है। ए, प्रॉफिट वर्स रिस्क। प्रॉफिट अलोन इज नॉट इनफ टू डिफाइन सक्सेस। आपके सिस्टम का रिस्क एडजस्टेड रिटर्न भी महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए, एक सिस्टम जो बहुत अधिक जोखिम उठाता है लेकिन अधिक मुनाफा कमाता है, वह आपके लंबे समय तक चलने वाले लक्ष्य के लिए सही नहीं हो सकता। बी, कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स ओवर टाइम। सफलता तब मानी जाती है जब आपका सिस्टम कंसिस्टेंट प्रॉफिट्स देता है, चाहे मार्केट की स्थिति कुछ भी हो। अब जब आपने सीखा कि सिस्टम को मॉनिटर और सुधारने की प्रक्रिया कैसे काम करती है, तो क्या आपके सिस्टम में सुधार करने के लिए कुछ क्षेत्र हैं जिन्हें आपने अनदेखा किया है? क्या आप अपने सिस्टम की लगातार निगरानी रखने के लिए तैयार हैं? इसका जवाब मिलेगा अगले अध्याय में। चैप्टर 10, थिंक लाइक अ साइंटिस्ट। वैज्ञानिक की तरह सोचें। इस किताब का आखिरी अध्याय हमें यह सिखाता है कि ट्रेडिंग सिर्फ एक आर्ट नहीं, बल्कि एक साइंस है। और जैसे वैज्ञानिक किसी भी विषय में रिसर्च करते हैं, डेटा को समझते हैं और फिर हाइपोथेसिस, अनुमान बनाते हैं, ठीक वैसे ही आपको भी अपनी ट्रेडिंग डिसीजंस के लिए सिस्टमैटिक अप्रोच अपनानी चाहिए। आखिरकार, आपका ट्रेडिंग सिस्टम वह एक्सपेरिमेंट है जिसे आपको सही तरीके से परखना है और फिर लगातार सुधारते रहना है। नंबर 1, डेटा ड्राइवन डिसीजन मेकिंग। डेटा आधारित निर्णय लेना। रॉबर्ट कार्वर कहते हैं कि ट्रेडिंग में इंट्यूशन और गट फीलिंग्स से अधिक डेटा और रिसर्च पर आधारित निर्णय लेने चाहिए। ए, रिलाई ऑन फैक्ट्स नॉट इमोशंस।
वैज्ञानिक हमेशा फैक्ट्स पर भरोसा करते हैं, न कि अपने इमोशंस पर। ट्रेडिंग में भी यही सिद्धांत लागू होता है। जब आप मार्केट में व्यापार करते हैं तो आपके इमोशंस जैसे डर, लालच को नियंत्रण में रखना बहुत जरूरी है। आपको सिर्फ डेटा और ऑब्जेक्टिव एनालिसिस पर ध्यान देना चाहिए। बी कलेक्टिंग डेटा, डेटा इकट्ठा करना। अच्छा वैज्ञानिक बनने के लिए आपको सही डेटा इकट्ठा करना होगा। प्राइस डेटा, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, मार्केट सेंटीमेंट और हिस्टोरिकल ट्रेंड्स को समझने के लिए हमेशा डेटा का इस्तेमाल करें। डेटा ड्रिवन निर्णय आपको गलतफहमियों से बचाते हैं और आपको ऑब्जेक्टिव रीजनिंग की ओर प्रेरित करते हैं। नंबर 2, हाइपोथेसिस एंड टेस्टिंग, परिकल्पना और परीक्षण। अब जब आपके पास डेटा है तो हाइपोथेसिस यानी एक परिकल्पना बनाना जरूरी है, जिससे आप यह समझ सकें कि आपके सिस्टम के सिद्धांत काम करेंगे या नहीं। ए, क्रिएटिंग हाइपोथेसिस। आप एक हाइपोथेसिस बना सकते हैं, जैसे अगर मैं दिस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी अपनाऊं तो मुझे X% रिटर्न्स मिल सकते हैं। यह एक अनुमान है जिसे आपको टेस्ट करना होगा। बी, टेस्टिंग द हाइपोथेसिस। वैज्ञानिक एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक वैसे ही आपको भी अपनी स्ट्रैटेजी का बैक टेस्ट करना होगा। लाइव टेस्टिंग और रियल टाइम एनालिसिस के माध्यम से यह देखें कि क्या आपके अनुमान सही साबित होते हैं या नहीं। अगर यह काम नहीं करता तो आपको अपनी हाइपोथेसिस को एडजस्ट या रिफाइन करना होगा। नंबर 3, निरंतर प्रयोग। रॉबर्ट कार्वर का कहना है कि जैसे वैज्ञानिक हमेशा अपने एक्सपेरिमेंट्स को सुधारते रहते हैं, ठीक वैसे ही आपको भी अपने ट्रेडिंग सिस्टम्स को निरंतर एक्सपेरिमेंट करना चाहिए। ए, लर्निंग फ्रॉम फेलियर्स। एक वैज्ञानिक को फेलियर से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि यह उसे लर्निंग का मौका देता है। जब आपका सिस्टम वर्क नहीं करता तो यह आपको बताता है कि किस पहलू में सुधार की जरूरत है। फेलियर्स के बाद आपके द्वारा किए गए इंप्रूवमेंट्स आपके सिस्टम को और मजबूत बनाएंगे। बी, इटरेटिव प्रोसेस। इंप्रूवमेंट एक निरंतर प्रक्रिया है। इसका मतलब है कि टेस्टिंग, लर्निंग, रिफाइनिंग का सिलसिला चलता रहेगा। जैसे वैज्ञानिक समय समय पर अपने एक्सपेरिमेंट्स को बदलते रहते हैं, वैसे ही आपको भी मार्केट की बदलती स्थितियों के अनुसार अपने सिस्टम को सुधारते रहना चाहिए। नंबर 4, संतुलन सिद्धांत और व्यवहार के बीच। थ्योरी और प्रैक्टिस दोनों का संतुलन बहुत जरूरी है। आपके पास जो सिद्धांत, थ्योरी है, वह सही हो, लेकिन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में वह कैसे काम करते हैं, यह भी देखना जरूरी है। ए, थ्योरेटिकल मॉडल्स वर्सेस रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन। थ्योरेटिकल मॉडल्स से आपके सिस्टम की दिशा तय होती है, लेकिन रियल वर्ल्ड डेटा से आपको इसकी सटीकता का पता चलता है। टेस्टिंग और प्रैक्टिकल यूज के बाद ही आप समझ पाएंगे कि आपके सिद्धांत कितने प्रभावी हैं। बी, फाइन ट्यूनिंग फॉर बेटर रिजल्ट्स। जैसा कि एक वैज्ञानिक हमेशा वेरिएबल्स को बदलता है और परखता है, वैसे ही आपको भी अपने ट्रेडिंग सिस्टम में छोटे छोटे एडजस्टमेंट्स करने की जरूरत हो सकती है। यह आपको ऑप्टिमल परफॉर्मेंस दिलाने में मदद करेगा। नंबर 5, अडैप्टिंग टू चेंजिंग कंडीशंस। बदलती परिस्थितियों के अनुसार अनुकूलन। जैसे वैज्ञानिकों को अपनी थियरीज को न्यू डिस्कवरीज के आधार पर बदलना पड़ता है, वैसे ही आपको भी अपनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज को समय के साथ बदलने की जरूरत होगी। ए, मार्केट डायनामिक्स। मार्केट कंडीशंस हमेशा बदलते रहते हैं और यह जरूरी है कि आपका सिस्टम इन्हें समझे और समय रहते उन्हें एडजस्ट करे। उदाहरण के लिए, यदि बाजार में अचानक वॉलेटिलिटी बढ़ जाए तो आपको अपने रिस्क मैनेजमेंट रणनीतियों को जल्दी से बदलना होगा। बी, कीपिंग एन ओपन माइंड। ट्रेडिंग के दौरान अपने माइंडसेट को ओपन रखें। यही तरीका आपको हमेशा बेहतर रिजल्ट्स दिलाएगा। जैसे वैज्ञानिक अपने पुराने सिद्धांतों को सुधारते रहते हैं, वैसे ही आपको भी अपने सिस्टम को निरंतर बेहतर करने की कोशिश करनी चाहिए। नंबर 6, थिंक लाइक अ साइंटिस्ट। वैज्ञानिक की तरह सोचें। थिंक लाइक अ साइंटिस्ट का मतलब है कि आप अपने ट्रेडिंग सिस्टम को एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट की तरह देखें। डेटा से डिसीजंस लें, हाइपोथेसिस बनाएं, टेस्ट करें और उसे निरंतर इंप्रूव करते रहें।
लॉजिकल थिंकिंग और ऑब्जेक्टिव एनालिसिस का पालन करें और इमोशंस को निर्णय प्रक्रिया से बाहर रखें। सजेशंस फॉर योर जर्नी अहेड। आपने इस किताब के माध्यम से जो सीखा है उसे अब व्यवहार में लाने का समय है। सिस्टमैटिक ट्रेडिंग की समझ आपको ट्रेडिंग की दुनिया में स्ट्रक्चर और डिसिप्लिन देगी, लेकिन आपको इसे अपनी डेली रूटीन का हिस्सा बनाना होगा। 1. सेट क्लियर गोल्स। अपने ट्रेडिंग के लक्ष्यों को स्पष्ट रूप से जानें। क्या आप शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स के लिए ट्रेड कर रहे हैं या आपको लॉन्ग टर्म वेल्थ बनानी है? 2. बी पेशेंट एंड डिसिप्लिन्ड। व्यापार में सफलता के लिए धैर्य और अनुशासन बहुत जरूरी है। इमोशनल ट्रेडिंग से बचें और सिर्फ डेटा ड्रिवन डिसीजंस लें। 3. कीप लर्निंग एंड इंप्रूविंग। जैसे वैज्ञानिकों की खोजें कभी खत्म नहीं होती, वैसे ही ट्रेडिंग भी एक निरंतर सीखने और सुधारने की प्रक्रिया है। बुक्स, कोर्सेज, वर्कशॉप्स और लाइव ट्रेडिंग एक्सपीरियंस से सीखते रहें। इस किताब के हर अध्याय ने हमें यह सिखाया कि ट्रेडिंग सिर्फ एक कला नहीं, बल्कि एक विज्ञान है। सिस्टमैटिक ट्रेडिंग, अ न्यू मेथड फॉर डिजाइनिंग ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग, ने हमें यह समझाया कि सही जानकारी, डेटा और वैज्ञानिक सोच को अपनाकर हम न सिर्फ ट्रेडिंग में बेहतर परिणाम पा सकते हैं, बल्कि एक सटीक और प्रभावी ट्रेडिंग सिस्टम भी बना सकते हैं। अब जब आपने इस पूरी किताब को समझ लिया, तो यह समय है कि आप अपने ट्रेडिंग जर्नी को और अधिक संगठित, व्यावसायिक और डेटा संचालित तरीके से आगे बढ़ाएं। राइज विथ विंग्स पर हम हमेशा आपकी मदद के लिए तैयार हैं, ताकि आप अपने जीवन में सफलता हासिल कर सकें। अब हम आपसे यह जानना चाहते हैं कि अगली बार आप किस किताब की ऑडियो बुक चाहते हैं। क्या आप व्यक्तित्व विकास, प्रेरणा, निवेश या आर्थिक स्वतंत्रता पर आधारित कोई किताब सुनना चाहेंगे? हमें आपके सुझाव का इंतजार रहेगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपकी सफलता की यात्रा अब और भी रोमांचक होने वाली है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपने इस दोस्त को इजाजत दीजिए। धन्यवाद।